Good morning, students. Today we will discuss about our next chapter, which is a chapter number 15 of last unit, biodiversity and conservation. Now, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखना है कि हमने पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, उसके लेवल्स कितने हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं उसके, और फिर जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ना है, उसमें हॉटस्पॉट्स कैसे हैं, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कैसे हैं। फिर हमने पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, यूजेस क्या हैं। देन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के जो एक्सटिंक्ट होने के क्या कारण है वो पढ़ने हैं हमने। जो हमारे स्पीसीज़ की एक्सटिंक्शन है वो क्यों हो रही है या फिर किस तरह से होती है वो पढ़ना है। देन कंजर्वेशन पढ़ेंगे, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं इसे। उसके लिए इंटरनेशनल कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं और कुछ इंडिया में स्ट्रेटजीज़ हैं, जिससे उन स्ट्रेटजीज़ को हम बोलते हैं इन सेतु और एक्स सेतु स्ट्रेटजीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके अंडर आता है नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स। दिस पोर्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, means plants, animal, microbes and so many other organisms which is a living from all sources including terrestrial, aquatic ecosystem and ecological complexes of which they are part। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, जिसे हम कह सकते हैं वेरिएबिलिटी, जितनी भी वेरिएबिलिटी है हमारे अर्थ पे, प्लैनेट पे, और वी कैन से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स की, किसी भी सोर्स में हो, वो चाहे वो ज़मीन पे हो, पानी में हो या किसी और कॉम्प्लेक्स में हो इकोलॉजिकल, पर वो किसका पार्ट है? हमारी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहले है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल नाम से ही समझ आ रहा है, इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो जो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे हो, डाइवर्सिटी को हम बोल सकते हैं भिन्नता, मतलब अलग अलग चीज़ें, उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? नंबर ऑफ नीचेट ट्रॉफिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट सस्टेन एनर्जी फ्लो, फूड वेब, रिसाइकलिंग। हमारी कोई भी इकोसिस्टम है, मान लो जैसे हम इकोसिस्टम में होता है ना, फूड वेब हो गया, उसमें भी एनर्जी का फ्लो होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है, इस तरह से उसमें एनर्जी का फ्लो होता रहता है। या फिर जितनी भी रिसाइकलिंग हो रही है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। जितने भी साइकिल्स चलते हैं, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल। तो इन इंडिया में कैसे हैं? जैसे डेजर्ट हो गया, वेटलैंड्स हो गया, रेन फॉरेस्ट होगी, कोरल रीफ, ग्रासलैंड, ये सब पार्ट हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। सेकेंड कॉम्पोनेंट और लेवल है बायोडाइवर्सिटी का इज अ स्पीसीज डाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। मतलब एक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग उसे हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। और फिर यहाँ हम बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रेंज, कि एक एरिया में कितने स्पीसीज की वैरायटी हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स में हायर एम्फीबियंस हैं देन द ईस्टर्न घाट्स, तो वो उस जगह की स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी कि इस जगह पे एम्फीबियंस ज़्यादा हैं और इस जगह पे कम हैं। थर्ड आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, विच इज़ द वेरिएशन ऑफ जीन विच विद इन अ स्पीसीज के बीच में जो जीन्स की वेरिएशंस होती हैं उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको हम बहुत सी टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे सब स्पीसीज होंगी, ब्रीड्स होगी, रेसेस, वैरायटी एंड फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड के डॉग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स हैं, सभी जानते हैं, ये तो कॉमन हो गया। अलग अलग रोज़ फ्लावर की वैरायटी हैं, वीट की अलग अलग वैरायटी हैं, मैंगोज़ की हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग हमें वैरायटी मिलती हैं। दैट इज़ जस्ट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द जीन्स। इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर बेटा हम बात करें बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की, तो हमारे इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही रिच है। तो इसके बारे में आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, कि जो हमारी इंडिया है बायोडाइवर्सिटी है, उसमें फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड्स हैं, मैरीन एरियाज़ हैं, वाइड रेंज है उसके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंसेक्ट भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, मोथ्स भी हैं, मतलब हर एक चीज़ जो है वो
आती है। पर इंटरेस्टिंग फीचर जो होते हैं हमारे इंडियन बायोडाइवर्सिटी की वो क्या है? सबसे पहला है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट का बेसिकली मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट होते हैं को गर्म स्थान जो होते हैं किसी एरिया के, उसे हम बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। पर यहाँ हॉटस्पॉट्स क्या है कि एरिया दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज हैव हाई एंडेमिज्म अंडर थ्रेट कांस्टेंट। एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैसा एरिया जहाँ पे जो बहुत ही एक्सट्रीमली रिच हो स्पीसीज में और एंडेमिज्म हो वहाँ पर, मतलब उसी एरिया में वो मिलती हो और अंडर कांस्टेंट थ्रेट हो। ये जो हॉटस्पॉट जो है इसको सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने 1988 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हॉटस्पॉट का? सबसे पहले तो बच्चे ये होना चाहिए कि वॉस्कुलर प्लांट जो है वो 1500 के करीब उस एरिया में वॉस्कुलर प्लांट जो होने चाहिए जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हों। उसके अलावा नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज जो है सेम मीनिंग है। डिग्री ऑफ थ्रेट जो है वहाँ पे कम हो। 4 हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में क्या है? वैसे आपके बुक्स में जो दिया है, नॉर्मल आप जो बुक्स पढ़ते हो उसमें 2 हॉटस्पॉट्स दिए हैं और 25 टोटल दिए हैं, बट अब जो है वो हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं, 4 हॉटस्पॉट्स हो गए हैं इंडिया में, टोटल हैं 36। इंडिया में कौन कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। ये दैट इज द 4 हॉटस्पॉट विच इज फाउंड इन द इंडिया। सेकेंड इज द बायोजियोग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया। 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है इंडिया में। और बायोजियोग्राफी बोलते किसको हैं? किसी भी ओरिजिन की, एनवायरनमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी भी रिलेशन, प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेशन को स्टडी करने को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। तो ये इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया में, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कौन कौन से, जैसे कि ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय डेजर्ट हो गया, कच्छ और थार जिसमें आती हैं, वेस्टर्न घाट्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, मैरीन कोस्ट हो गया, इंडियन आइलैंड हो गए। तो ये कुछ रीजन्स हैं बायोजियोग्राफिकल हमारे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, पर हमारे इंडिया का क्राइटेरिया क्या है? इंडिया में बायोसेंटर है ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स का, मतलब कि 12 सेंटर्स हैं हमारे इंडिया में जिसमें कि कल्टिवेशन होती है। जैसे प्लांट स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि गन्ने की खेती यहाँ होती है, राइस की, टर्मरिक की, मैंगो की, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मतलब कल्टिवेटेड प्लांट्स का सेंटर है इंडिया। उसके बाद हेरिटेज साइट है हमारा इंडिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, ये सबको पता ही है कि हेरिटेज साइट्स कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, नंदा देवी नेशनल पार्क्स हो गया, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। जैसे असम में है 2, तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, ये हेरिटेज साइट्स हैं। उसके बाद वेटलैंड्स हैं, और ये जो हेरिटेज साइट्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, हमारे टूरिस्ट वगैरह को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के कुछ पॉइंट्स थे बच्चे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस, कि बायोडाइवर्सिटी के यूजेस क्या हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। बोथ हैव द सेम मीनिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ यूजेस: इंक्रीज इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी। वैसे तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स मैंने इस तरीके से लिखे हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ यूजेस पे आता है, जो कि कम चांसेस है कि इस तरह से आता है, अगर आपको टोटली यूजेस में आता है क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, जैसे आप लिख दोगे कि साइंटिफिक इंपॉर्टेंस लिख के आपने इसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। पर अगर नॉर्मल आपको पूछा जाता है कि क्या बायोडाइवर्सिटी है, उसके सिग्निफिकेंस यूजेस क्या हैं, तो आप इस तरह से, ये इनफ है, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीज इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, देन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, प्रोटेक्ट करता है ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को, फूड के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। विदाउट फूड आपको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी से ही हमें जो है फूड प्रोवाइड होता है फॉर द हमें जीने के लिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ जीन बैंक, जीन बैंक की तरह सोर्स ऑफ जीन बैंक काम करेगा वाइल्ड लाइफ। तो क्या होगा, हम ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वहाँ पे चला सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर्स में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा रिक्रिएशन और टूरिज़्म में हेल्प करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोवाइड करता है हमें।
उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत सी इंडस्ट्रीज चलती हैं इसके बेसिस पे। रिकवरी करता है नेचुरल डिज़ास्टर से, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो बायोडाइवर्सिटी उसको रिकवर करने में हेल्पफुल है। उसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इसकी, जैसे एस्थेटिक वैल्यू जैसे कि किसी को गार्डनिंग करने का शौक़ है, किसी को पेट कीपिंग का शौक़ है, इस तरह से उसकी एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा गेम्स या फिर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसकी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हम कह सकते हैं कुछ एनिमल्स या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं उसकी कुछ रिलीजियस वैल्यूज होती है हर एक सिस्टम। जैसे हिंदूज में बरगद के पेड़ को से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसकी पूजा की जाती है। तो ये हो गए इसके कुछ यूजेस। अब हम देखेंगे कॉज क्या है एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहला कारण क्या है, पॉल्यूशन। बट ये सब कॉमन चीज़ें हैं, वैसे पॉल्यूशन है उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स, कई बार अचानक से आग लग जाती है ना, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं उससे कुछ, या फिर कई बार हो सकता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है बाई चांस उससे आग लग जाती है तो उससे हमारा जो फॉरेस्ट है वो ख़राब होता है। या फिर इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जो इंट्रोड्यूस किया हमने एग्जॉटिक स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जॉटिक स्पीसीज़ कई बार बच्चे आपको उस तरह से भी पूछ सकते हैं कि एग्जॉटिक स्पीसीज़ 1 मार्क्स में कि होती क्या है एग्जॉटिक स्पीसीज़। एग्जॉटिक स्पीसीज़ बेसिकली क्या होती हैं, इसे हम एलियन स्पीसीज़ भी बोलते हैं। एग्जॉटिक स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलियन स्पीसीज़ भी बोलते हैं। ये स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, थ्रेटन करती हैं सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज़ को, मतलब कि कुछ जो हमारी अपनी स्पीसीज़ हैं उसको उसके लिए ख़तरा बन जाता है। अगर हम इसको एग्जांपल लें, जैसे अमेरिकन कॉकरोच है, उसके एग्जिस्टेंस से क्या हुआ है, जो ओरिएंटल कॉकरोच है हमारा उसके मतलब उसके एग्जिस्टेंस पे काफ़ी खतरा आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत से ट्री ऐसे होते हैं जैसे लार्ज स्केल किलिंग ऑफ अमेरिकन चेस्टनट ट्री, जो फंगस स्पीसीज़ है उससे कुछ जो है क्या हुआ है, हमारे ट्रीज़ को नुकसान हुआ है। इस तरह से बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है हमारी नेटिव स्पीसीज़ से। क्यों हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है फूड के लिए, स्पेस के लिए, प्रेडेशन के लिए, हैबिटेट के लिए, या फिर डिजीज़ और पैरासाइट के लिए। मतलब बहुत से इसमें हमने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो देखने पड़ते हैं। तो एग्जॉटिक स्पीसीज़ बेसिकली क्या है, एलियन स्पीसीज़ है जिससे कि जिसके इंट्रोडक्शन से जो हमारी नेटिव स्पीसीज़ हैं उसको खतरा पैदा हुआ है। लैक ऑफ एजुकेशन से भी जो है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हाईवेज़ कैसे रोल प्ले करते हैं, हाईवेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार व्हीकल से जब हाईवे पे वो आते हैं तो व्हीकल से उनका जो है नुकसान हो जाता है। उसके अलावा इंक्रीज केयर एनिमल प्रोडक्ट्स। बच्चे इसका क्या है, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जो एनिमल्स के प्रोडक्ट्स है उसकी बहुत डिमांड बढ़ गई है। जैसे वन हॉर्न जो डायनासोरस है उसको बहुत ही ज़्यादा उसके मास्क और उसके हॉर्न के लिए उसको हंटिंग की जाती है। तो इस तरह से और भी बहुत से एनिमल्स हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है नेशनल, जो हमारी नेशनल चीज़ें हैं, नेशनल रिजर्व्स हैं, उसकी जो है किस तरह से हो रही है बच्चे। जैसे हम कह सकते हैं फ़िशिंग, अगर बहुत ज़्यादा में करेंगे तो वो उससे कम होने का खतरा बढ़ जाता है। मैकेनिकल कैचिंग हो रही है। इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत थ्रेट पैदा हो रहा है। तो ये कुछ कॉज है उसके एक्सटिंक्शंस के। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बोला था कि एक हम टॉपिक है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़, तो ये मैं आपको नॉर्मल समझा देती हूँ कि जो स्पीसीज़ के एक्सटिंक्शंस हैं वो बेसिकली 3 तरह से है। एक है नेचुरल, फर्स्ट वन क्या है, एक है नेचुरल, सेकंड है मास एक्सटिंक्शन एंड थर्ड इज द एंथ्रोपोजेनिक। ये वाली इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल और मास में भी आप डिफरेंस समझ लो कि नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या होती है, मतलब बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, पीछे से ही किसी स्पीसीज़ का ख़त्म होना, डिसअपियर हो जाना। क्यों, एनवायरनमेंट के चेंजेस से। अगर कोई स्पीसीज़ पर्टिकुलर जो है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर वो रहती है, अगर वो उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका ख़त्म होने का चांस रहेंगे। अगर जिसने तो अपने आप को अडेप्ट कर लिया एनवायरनमेंट में वो तो ठीक है, जिसने नहीं किया उसके लिए ख़तरा है। और ये ग्रेजुअल कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और ये चलती रहती है। फिर आती है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन में बेसिकली क्या होता है, कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं
क्यों होती हैं हमारी, जैसे डायनासोर्स हुआ है वो धीरे धीरे उसका हो गया ना, वो एक्सटिंक्ट हो गया, डिसअपियर हो गया डायनासोर्स। और इस तरह से मतलब कोई स्पीसीज जो है उसका 50% जो है स्पीसीज जो ख़त्म हो जाती है, तो उसके एक पीरियड के बाद धीरे धीरे उसकी जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। एंथ्रोपोजेनिक में क्या होता है, ये होती है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, कि ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ स्पीसीज जो है वो डिसअपियर हो रही हैं, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस। ये सिर्फ आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक है IUCN। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज। इसके अकॉर्डिंग कुछ रेड लिस्ट कैटेगरीज जो है वो बनाई गई है। थ्रेटन स्पीसीज़ क्या होती हैं, बेसिकली 3 थ्रेटन स्पीसीज़ हैं। थ्रेटन स्पीसीज़ वो होती हैं मतलब जिसे हम बोलते हैं खतरे के निशान पे जो पहुंच चुकी हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं। सबसे पहले इसमें आता है ई स्पीसीज़, जिसे हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एंडेंजर्ड का क्या मतलब है, ऐसी स्पीसीज़ जिसका नंबर हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ क्रिटिकल लेवल, एक लेवल तक उसका नंबर जो है, उस लेवल, एक क्रिटिकल लेवल है, उससे उसके नीचे उसका नंबर पहुंच गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट होने के फ्यूचर में की कगार पे खड़ी है वो, तो उसे हम बोलते हैं एंडेंजर। जैसे कि रेड पांडा जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट में आता है। फिर आती है वल्नरेबल स्पीसीज़, जिसे हम बोलते हैं वी से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन इसकी होती है अबंडेंट, पॉपुलेशन इसकी अबंडेंट है, लेकिन जो होम रेंज है इसकी वो अफेक्टिव नहीं है, मतलब होम रेंज उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे लंगूर हो गया, लेपर्ड कैट हो गया, ब्लैक बक हो गया, दैट इज़ अ वल्नरेबल स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ क्या हैं, जिनका नंबर लेस है और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं रेयर स्पीसीज़, विच इज़ अ स्नो ऑरिस, घड़ियाल हो गया, इंडियन डेजर्ट कैट होगी। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स में कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पीसीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, इनके एग्जांपल और एज वेल एज जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो बच्चे यहाँ तक हो गया है हमारा कॉज तक। अब कल हम करेंगे कंजर्वेशन के बारे में, पढ़ेंगे इसकी स्ट्रेटजीज, और ये टॉपिक जो है कवर करेंगे, और ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने आज पढ़ना है, तो प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हो।